भट्टी साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने खबर ब्रेक करनी है। 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क में मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world and this is what we also feel in ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की ये इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। इंडिया स्नब्स चाइना एंड पाकिस्तान फिक्सेस G20 मीटिंग इन श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा, श्रीनगर। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का कि हम जूते खाते हैं। इस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं FATF में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। सुनने से पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम। पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी बाहर। तो दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, मतलब तो ये हाँ, तो श्रीनगर। तो देखिए ना, अब ये एक बड़ा इशू है। प्लीज तुर्की से पूछ के बताएं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल्स पर उसने पाबंदी लगा दी है। अगर लगा दी है तो डिक्लेयर करें अपना ये कारनामा, हमें बताएं ताकि हम टिकट खरीद के जलील ना हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तुर्की हमें वीजा होने के बावजूद अपने यहां आने नहीं दे रहा। तुर्की ने पाकिस्तानी टूरिस्ट पर रोक लगाए रखी है क्योंकि पाकिस्तानी तुर्की में जाकर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तानियों को अपने यहां आने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन ज़ापरोवा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन ज़ापरोवा ने कहा है कि मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। मूल्यों और न्याय के लिए लड़ते हुए हमने यूक्रेन में यही महसूस किया है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भारत की यात्रा करके खुशी हुई। वह भूमि जिसने कई ऋषियों, संतों और गुरुओं को जन्म दिया, आज भारत विश्व गुरु, वैश्विक शिक्षक और मध्यस्थ बनना चाहता है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वजीर खारजा हैं। कल 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क में मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की ये इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। मैंने जब उस औरत से पूछा, मैंने कहा अगर मेरा अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, ये लो अमेरिका का वीजा है, मैं फिर भी तुम्हारी सरजमीन पे, कहते नहीं ये इज्जत है। रोज आप भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर आनियां जानियां। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का कि हम जूते खाते हैं बाद में। और हाँ भट्टी साहब, ईरान को मैं मान गया, उसने कहा अब हम भाई हो, तुम जहां कहोगे हम तुम्हें लेके जाएंगे। और 10 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रहा है और आप अमेरिका के जो गुलाम हैं, जो उसके हम कमीशन एजेंट बने हुए हैं। भट्टी साहब, मैं ये खबर तोड़ना चाहता था कि इनकी वजह से, इस करप्ट रूलिंग एलीट की वजह से पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी बाहर। अब आप बात करें। काई साहब, मैं अदब एहतराम से, आप बाहर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है। वो बात सवाए उन लोगों के जो माफिया का हिस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब, अदब एहतराम से आप कह रहे हैं वो जज बैठे हैं। आप जिस शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे उससे तो पूछे कि शहीद बेनजीर भुट्टो के पंफलेट किसने तकसीम किए थे। कम से कम इतनी जुर्रत करे अखलाकी अपने आप को। हकानी कौन था, किसका मुलाजिम था? अमेरिका में किताबें लिख रहा है आजकल कि मेरे बाप की जबान क्यों काटी 5 साल में इस। और हाँ, बिलावल भुट्टो साहब प्लीज तुर्की से पूछ के बताएं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल्स पर उसने पाबंदी लगा दी है। अगर लगा दी है तो डिक्लेयर करें अपना ये कारनामा, हमें बताएं ताकि हम टिकट खरीद के जलील ना हो। डॉन ने जो एडिटोरियल छापा है उस हवाले से कितना कंसर्निंग हो सकता है। हम क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सेंसलेस हो गए या क्या हुआ हमें? कभी तो मेरे ख्याल से कुछ महीने हुए हैं कि जी हम ग्रे लिस्ट से FATF के निकले। ये सिर्फ एक बात नहीं है फखर, उससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई
कि मैं अभी कोई 1 या 2 दिन पहले मैं एजाज के चैनल पे गई थी, एजाज सैयद जो हमारे दोस्त हैं, और वहां पे एजाज के साथ एक शो करना था। वहां बात हो रही थी FATF की, और ये कि क्या चीज होनी, इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। जी जी। तो मैंने कहा कि ये डबल गेम ना खेली जाए कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो बाहर घूम रहे। तो आई वाज सरप्राइज के एजाज ने कहा कब बाहर घूम रहे थे, तो क्योंकि ये चीज तो मेरा ख्याल है मुझे एजाज से पता लगनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे मैंने उनको जब याद दिलाया, शायद वो भूल गए होंगे कि किस वक्त बाहर घूम रहे थे, और उसके बाद एक हंगामा था, आप भी इंडियन शोज में गए थे और मैं भी, और इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं। और मुझे हैरत है कि घबराते नहीं है यहाँ पे कि FATF में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। सुना से पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम, और ये चौथी बार था। तो शायद एक आदत सी पड़ गई है हमें कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद घबराते भी नहीं है। और इस बात से भी कोई नहीं डर रहा कि अगर FATF में फिर चले गए, क्योंकि पहले ही आदत हो चुकी है आने जाने की, और फिर कह देंगे कि जी साजिश हो रही है, सिर्फ हम ही को क्यों करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते, फिर इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है और वो ये है कि दिफ़ा के लिए अगर ये लोगों ने ही दिफ़ा करना है तो बाकी ये हमें चीज़ें करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी हालात ख़राब होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों को भेजा जाए या इस तरह के और लोगों को भी, और वो ये थ्रेट कर रहे हैं। वैसे तो वो धमकियाँ लगाई उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को, वो भी मतलब इनसे कुछ कम नहीं है। अपनी कुर्सी और उसके लिए वो भी कुछ करने को भी तैयार रहते हैं हर टाइम। ये उनका भी तो बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड है इस हवाले से। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि भाई दुनिया के सामने दिफा आपका, डिफेंस आपका ये लोग नहीं कर सकते भाई। उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चाहिए। तो तब जाके आप किसी के सामने बात करते हैं और आप कहते हैं, वो कहते हैं जी न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होती या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती, यहां तक मैं बात मानता हूं। बट द थिंग इज कि उसको डिफेंड करने का तो एक तरीकाकार होना चाहिए ना। पहले तो हमें अपने हालात को बेहतर करना है, उसके बाद बाकी चीजें हम दुनिया को देख लेंगे। फिर मतलब जवाब हम दे सकते हैं। अगर हमारे जेब में कोई 10-15 रुपए होंगे, 10-15 डॉलर आएंगे, पड़े रहेंगे तो। देखिए मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए जो किसी कंट्री को क्रिएट करने के बाद आना चाहिए। या हम हमेशा यही डरते रहे। पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। एक एक नेचुरल सी चीज है, वैसे वो हमें क्यों पसंद करेंगे अगर आप किसी के मुल्क को तोड़ेंगे और अपनी एक अलग कंट्री बनाएंगे, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे यहाँ जैसे बलूचिस्तान की या सिंधु देश की बात होती है, तो हमें कितना बुरा लगता है। एज अ सिविलियन हमें बुरा लगता है। हम ना तो फौज से ना गवर्नमेंट से, फिर भी सुन के हमें अच्छा नहीं लगता कि जी बात हो रही है कि जी हमारी कंट्री के हिस्से कर दें।